और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अलकायदा लीडर एमन अज़वाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक की है, साथ ही कहा कि इंसाफ हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Justice has been delivered. अलकायदा लीडर एमन अज़वाहिरी अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक की। काबुल में ड्रोन हमले में निशाना बनाया। अज़वाहिरी पर $25 मिलियन का अमेरिका ने रखा था इनाम। अज़वाहिरी ने ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमान संभाली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इतवार के रोज ये कार्रवाई की गई। बाइडेन ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर खुसूसी ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। एमन अज़वाहिरी ने अलकायदा के बानी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद तंजीम की कमान संभाली थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के 11 महीनों के बाद अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. एमन अज़वाहिरी को उस वक्त निशाना बनाया गया है जब 9/11 हमलों की बरसी अगले महीने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमन अज़वाहिरी की गिरफ्तारी में मदद करने पर अमेरिका ने $25 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. अलकायदा के बानी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने एबटाबाद में मई 2011 में एक ऑपरेशन में हलाक कर दिया था और इसके बाद अज़वाहिरी ने अलकायदा की कमान संभाली थी। अमेरिका ने 9/11 हमलों के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने काबुल ड्रोन हमलों की तस्दीक कर दी है, साथ ही इसकी मजम्मत भी की है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ड्रोन हमले को बैनुल-अक़वामी उसूल ज़वाबित और दोहा मुआहदे की सरीहन खिलाफवर्जी करार दिया। ख्याल रहे कि पिछले साल अगस्त में अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में ये पहला अमेरिकी ड्रोन हमला है। ये ड्रोन हमला इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान से पनपने वाले किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने की सलाहियत अमेरिका रखता है। उसे वहां अपने फौजियों को रखने की जरूरत नहीं। और आलमी उमूर के माहिर एक्सपर्ट कमर आगा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। कमर आगा ने मजीद कहा कि अज़वाहिरी की काबुल में हलाकत से तालिबान के कलई खुल गई है, क्योंकि तालिबान ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल न होने देने का वादा किया था। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खबर है और बिन लादेन के बाद ये दूसरी बड़ी उपलब्धि अमेरिका को मिली। अल-ज़वाहिरी जो कि बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी अलकायदा के चीफ थे और ये काफ़ी समय से
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में आना जाना इनका बना हुआ था। ये पाकिस्तान में ही रहते थे। पाकिस्तान की ऊपर अलकायदा के ऊपर के कंट्रोल जो बेसिकली है अलकायदा पे, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। ये हुजी और बांग्लादेश और साउथ एशिया में भी इनका दखल रहा है। तो देखना ये है कि अब जो है अलकायदा क्या साउथ एशिया में दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश करेगी। ये एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि अल-ज़वारी के मारे जाने से आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। वो मरे, अब अलादिल आ गए। तालिबान जो है हमेशा से झूठ बोलता रहा। उसने वायदा किया था कि वो तालिबान की सरजमीन को आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देगा, मगर ये आज बात प्रूफ हो गई, सामने खुल के सबके सामने आ गई कि अफ़गानिस्तान जो है आतंकवादी संगठन का बेस अभी भी बना हुआ है। एक और एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ का कहना है कि ये अमेरिका की मजबूत क़ुव्वत इरादी का सबूत है। दुश्मन कहीं भी छिपा हो वो उसे मार गिराता है। हिंदुस्तान को अमेरिका से सबक हासिल करना चाहिए। 26/11 मुंबई हमलों के कई कसूरवार अभी भी आजाद घूम रहे हैं। अमेरिका ने अपना जो प्रॉमिस जो इनके लीडर्स ने किया था अपने लोगों को, वो फुलफिल कर लिया है। पहले उसामा बिन लादेन और उसके बाद में अब अल-ज़वारी को जो है मारा है, और उन्होंने ऐसा मारा है कि देखिए इतनी देर से वो उसके पीछे लगे हुए थे। पूरा उन्होंने उसका एक खाका बनाया हुआ था, जो सेफ हाउस था उसका पूरा मॉडल बनाया हुआ था और उसका आइडेंटिफाई किया था ये कहाँ बैठता है उस सेफ हाउस के अंदर। और उन्होंने जो हेल फायर R9 मिसाइल यूज़ की है, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं है, 2 मिसाइल्स के साथ अटैक किया और उसी बैल्कनी के अंदर जहां ये बैठा था इसको मार गिराया। ये दर्शाता है अमेरिका की विल, अमेरिका की रीच और अमेरिका का पावर क्या है कि जो अपने दुश्मनों को कहीं पे भी छुपे हों उसको मार गिराए। हिंदुस्तान को भी इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं, जो जिन्होंने 26/11 का जो हमारे जो ताज में जो अटैक किया मुंबई में के अंदर और इतने लोग मारे, अभी तक वो पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हम सिर्फ उनको पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं जी इसको करें करें करें, कुछ नहीं होता। तो अगर बाउंटी उसके ऊपर रखी हुई है, लॉफुल है, तो उसको भी हमें जो है इसी तरीके से जितने हमारे दुश्मन हैं जो ये टेररिस्ट हैं उनको मार गिराना चाहिए। और मेजर जनरल D.K. मेहता का कहना है कि ऐमन अल-ज़वारी पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर सरगर्म था। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और ये बोलते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं, ये और ओसामा बिन लेडेन ने प्लान बनाया था 9/11 का जो अमेरिका में अटैक हुआ था। इसके अलावा इसकी प्लानिंग जो है और इससे जो कार्रवाई की है वो US शिप जो थी USS कोल, उसके ऊपर अटैक किया जिसमें 17 अमेरिकन सेलर्स मारे गए थे। इसके अलावा ये अल-कायदा की इसी के नियंत्रण में जकार्ता में, बाली में और कई एक देशों में इनकी कार्रवाई हुई है। अफ्रीका में भी एक एम्बेसी को अटैक किया था इन लोगों ने। इसके ओसामा बिन लेडेन के मरने के बाद में ये बन गया लीडर अल-कायदा का, और ये ऑपरेट करता रहा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। क्या अफ़गानिस्तान या तालिबान को मालूम नहीं था कि ये काबुल में आता है और काबुल में रहता है? ये तो वही हिसाब हुआ जैसे ओसामा बिन लेडेन एबटाबाद में था और किसी ने रिपोर्ट नहीं की। एक और अहम खबर, राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर बहस होना है। वज़ीर मालियात ऐवान में बढ़ती महंगाई के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगी। ज़राए के मुताबिक महंगाई के मामले पर बहस मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन पार्टियां अग्निपथ स्कीम पर भी बहस का मुतालबा करने का इरादा रखती हैं। इससे पहले लोकसभा में कल भी महंगाई पर बहस हुई थी, जिस पर अपोजिशन पार्टियों की तशवीशात का वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने जवाब दिया था और कहा कि दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क में महंगाई बेलगाम नहीं है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुल्क को कसाद बाजारी का सामना नहीं करना पड़ रहा क्योंकि मईशत की बुनियाद मजबूत है। सर, आज राज्यसभा में चर्चा बुलाई गई है महंगाई को लेकर। कल आप लोग तरफ से बॉयकॉट किया गया था लोकसभा में, बात करें तो नहीं, आज चर्चा शुरू करेंगे। हमारे राज्यसभा के चेयरमैन साहब खुद ही अभी वो चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा आज करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुबह ही मुझे फ़ोन करके बताया।
हम चर्चा के लिए तैयार हैं और सब लोग बड़ी आतुरता के साथ चर्चा के लिए तैयार होकर बैठे हैं। सभी पार्टी चर्चा करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, ईडी की जिस तरह से कार्रवाई पूरे देश पर हो रही है, लीडर्स को सर टारगेट किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर? अरे हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई ये लोग डरा डरा के ईडी, सीबीआई और जो भी एजेंसीज हैं उन एजेंसियों को उन्होंने लीडरों के पीछे, कार्यकर्ताओं के पीछे, एमएलए के पीछे लगाकर और डराने की बात चल रही है और डरा डरा के अपने सरकार बना रहे हैं और जो जनता ने स्थापित की सरकार को निकाल रहे हैं। किसी बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन का कहना है कि हम महंगाई पर बहस में हिस्सा लेंगे। सरकार को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है कि ये महंगाई है। महंगाई को लेकर बिलाखिर संसद में चर्चा हो रही है। कल लोकसभा में चर्चा हुई और उस पर सरकार की तरफ से जवाब भी आया। आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर साहब, अब लगातार हंगामा होता रहा, अब सरकार चर्चा करा रही है, आप लोग को शिकायत नहीं होनी चाहिए? देखिए, 2 हफ्ते ये 3-4 मुद्दों की चर्चाओं की मांग के ऊपर निकल गए। 4 हफ्ते का सेशन है। अगर सरकार ये अपना अहंकार नहीं दिखाती, ये सरकार अगर अपना डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं दिखाती, तो शायद ये 2 हफ्ते बच जाते हैं। ये जो चर्चा कल लोकसभा में हुई, आज राज्यसभा में जो हो रही, यही चर्चा जब भी हो सकती थी। और दूसरा, कल जो चर्चा के समय कई सारे बीजेपी के स्पीकर्स या एमपीज जो अपनी बात रख रहे थे, वो मानने को ही तैयार नहीं कि महंगाई है। वो मानने को ही तैयार नहीं कि जो है जो सब्ज़ी हम खरीदते हैं, जो ग्रोसरी हम खरीदते हैं, दूध, पनीर, आटा, चावल, इन सब चीज़ों पे जो हम लोग कोई महंगाई, कोई इसके कोई दाम नहीं बढ़े। वो मानने को तैयार नहीं कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े। वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रिसेशन नहीं आएगा। भाई, हिंदुस्तान में बहुत सारा चीज़ आप दावा अभी कर रहे हैं कि रिसेशन नहीं आएगा, इसी तरह के दावे आप जो है 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में आपने किया था। आपने बोला था 2022 तक जो है सबको पक्के घर मिल जाएंगे, 2022 तक जो है हमारे सारे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक जो है सबको नौकरियां मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आगे क्या होगा वो छोड़िए, आज महंगाई है या नहीं, आज जीएसटी लगाया नहीं, तरीके से सरकार की तरफ से जवाब आया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कई मामलों में जीएसटी कम की है। कई सांसदों ने कहा कि आपको चावल और अनाज मुफ्त मिल रहा है। तो महंगाई आम आदमी की नज़र से देखिए, खास आदमी की नज़र से तलाश मत कीजिए। देखिए, अंग्रेज जो है नमक पे टैक्स लगाया था, ये अंग्रेज जो है दूध पे टैक्स लगा रहे हैं। जो ज़रूरी सामान होता है उस पर ये टैक्स लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज फूड सिक्योरिटी एक्ट में पैसे दिए, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ थे ये लोग। ये कह रहे हैं कि मनरेगा में नौकरियां दे रहे हैं, ये मनरेगा के खिलाफ थे ये लोग। पिछले साल 44 मिलियन आदमियों को खाना का डिमांड था, इस साल उसको कम करके 19 मिलियन लोगों को खाना दिया गया। ये जो सरकार के खिलाफ थे, बहुत सारी चीज़ों को जो नकारा उसको अभी माना है। तो आप क्या दूध दे रहे हैं फ्री में, आप दही दे रहे हैं फ्री में, आप गुड़ दे रहे हैं फ्री में, आप लस्सी दे रहे हैं, छाछ दे रहे हैं फ्री में, आप आटा दे रहे हैं फ्री में, आप सब्जी दे रहे हैं फ्री में। ये सब सामान खरीदने के लिए गरीब मार्केट जाता नहीं जाता। लेकिन जिस तरीके से लगातार राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें हंगामा होता रहा और 2 हफ्ते का जो समय बीत गया, क्या आपको नहीं लगता इसमें काफ़ी काम हो सकता था और काफ़ी जो कानून है या जो कामकाज है उसको किया जा सकता? बिल्कुल, हमको लगता है कि इसमें कामकाज हो सकता था और होना भी चाहिए था। सरकार को अकोमोडेटिव होना चाहिए, सरकार को हमेशा बड़ा दिल रखना चाहिए। तो साफ तौर पर आज कांग्रेस पार्टी चर्चा में हिस्सा लेगी। कल भी चर्चा हुई थी। देखना ये होगा कि जिस तरीके से कल सरकार की तरफ से जवाब आया है, आज राज्यसभा में जब फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगी तो वो कैसा जवाब देती हैं, क्या वो मानती हैं कि महंगाई हुई है, क्योंकि कल तो सरकार की तरफ से साफ था कि महंगाई है ही नहीं। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और ब्रेक के बाद अहम खबर मध्य प्रदेश से। एमपी वक्फ बोर्ड इंतखाबात मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत होना है। जबलपुर हाईकोर्ट में उज्जैन के अरशद सिद्दीकी के जरिए वक्फ बोर्ड इंतखाब और बोर्ड अराकीन की तादाद को चैलेंज किया गया है। बोर्ड के जरिए 7 रुकनी बोर्ड की तश्कील को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जबकि अर्जीगुजार ने वक्फ एक्ट 1995 का हवाला देते हुए अदालत से 13 रुकनी बोर्ड बनाने का जवाब पेश किया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इंतखाब 4 साल बाद हाईकोर्ट के अहकाम से ही 30 जुलाई को होना तय किया गया था, मगर मामला फिर अदालत में जाने के बाद इसे मुलतवी कर दिया गया। मुकदमे की समाअत के लिए 17 नंबर पर फहरिस्त में शामिल किया गया। आज होने वाली समाअत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गोल पीएस के तहत पुलिस चौकी के करीब दस्ती बम धमाका हुआ। एक खत मिला जिसमें दावा किया गया कि ये काम जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी JKGF ने किया है। एसओजी और आर्मी की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। वहीं इस हवाले से तहकीकात जारी है। जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह ने ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के बानीपुरा में BRO ने चेकवाली तुलेल तक 155 किलोमीटर लंबी बानीपुरा गुरेज सड़क पर मुख्तलिफ मकामात पर तजदीद और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक कई मकामात पर सड़क की कुशादगी का काम जारी है, जबकि तुलेल में बटुआब तक की सड़क की हालत इंतहाई अबतर है, खराब है। इस वजह से बेकन ने अगस्त के आखिर तक बटुआब तक की सड़क की तजदीद और मरम्मत का निशाना मुकर्रर किया है। पहली बार बेकन ने 90% मकामी मजदूरों को काम पर लगाया है, जिसकी वजह से काम में काफी सुरत आ गई है। वाज़ेह है कि तुलेल में सड़क की अबतर हालत के चलते बहुत कम सयाह यानी टूरिस्ट इस वादी का रुख करते हैं, जबकि दुश्वार गुजार मौसमी हालात के चलते इस सड़क को हर साल मौसम की भारी बर्फबारी और चट्टानें खिसकने से नुकसान पहुंचता है। बेकन हुकाम के मुताबिक वो बांडीपुरा गुरेज सड़क को पूरे साल खुला रखने के मिशन को हासिल करने में लगे हुए हैं। रोड वाइंडिंग का काम हुआ है, अब हम इस पे ब्लैक टॉप कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगस्त आखिर तक यहाँ जो बड़ो अब तक जो रोड मेन खराब था वो ठीक हो जाएगा। रोड सही होगा तो टूरिस्ट बहुत आएगा। रोड की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इंशाल्लाह अगस्त एंडिंग तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जितना बड़ो अब तक तो मेन प्रॉब्लम बड़ो अब तक ही रहती है टूरिस्ट के लिए। रोड का काम तो पिछले 30 साल से चल रहा था। जितना इस साल प्रोग्रेस हो रही है काम की, वो इससे पहले कभी नहीं हो गई। बीकन वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के लोकल मजदूर हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अभी तो हमने मैकेडमाइज का काम शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं रोड को ठीक करने की। तो गवर्नमेंट ने भी बड़ा तावन दिया है रोड ठीक करने में। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के कोयल इलाके से ताल्लुक रखने वाले वॉलीबॉल खिलाड़ी हारून रशीद ने रवा इंडिया कैंपस में अपनी जगह बनाई है। हारून वादी कश्मीर के पहले वॉलीबॉल खिलाड़ी बन गए हैं जो कि इंडिया कैंपस में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हारून ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बातचीत में कहा कि वादी कश्मीर में अब वॉलीबॉल खेल भी फरोग पा रहा है, लेकिन यहाँ पर तरबियती कैंपस यानी जो ट्रेनिंग कैंपस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनक़िद करने की बेहद ज़रूरत है। मैंने स्टार्ट किया 4 साल पहले, गांव में खेल रहा था, नानिहाल में खेल रहा था सर मैं। उसके बाद सर मैंने जो एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी है मुदस्सिर सर मैंने फिर नेशनल स्टेट खेला। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का कैप्टन रह चुका हूँ वॉलीबॉल टीम का जूनियर का। तो उसके बाद सर मैंने ट्रायल्स दिए नेशनल के लिए। सर मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया JNK में। और उसके बाद सर पिछले साल मैं वेस्ट बंगाल गया नेशनल खेलने। उसके बाद सर इस साल मेरी सिलेक्शन हुई इंडिया कैंप में। सर मैंने इस साल इंडिया कैंप अटेंड किया 2 साल के लिए। सर मैं ये 2 महीने के लिए सर मेरी यही ड्रीम है कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर लूँ। क्या आपने पाया जो आपने इंडिया कैंपस में आपके खेलने, तो क्या आपने पाया और किस तरह आपने देखा वहाँ? सर सबसे अच्छा तो बाहर के प्लेयर यही है कि सर आपको पता है कश्मीर में हमारे रेजिस्ट्रेशनल कैंप नहीं है, नहीं साई कोई है, तो इसकी वजह से जो भी कश्मीर का खिलाड़ी है उसे बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। सर उसके बाद सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सक्सेस यही है कि उसके लिए मेहनत तो ज़रूरी करनी पड़ती है।
तो आपको क्या लगता है जो वॉलीबॉल का यहाँ ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही खेला जाता है, तो आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है यहाँ पर इस गेम के हवाले से? सर इस साल तो बढ़ रहा है। अब पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि सर हालात भी ख़राब थे, कोविड की वजह से भी सर हम खेल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर ज़्यादातर कश्मीर में तो आपको पता ही है कि उतना ज़्यादा ये नहीं ध्यान मतलब कि अच्छा, टैलेंट आपने क्या देखा जो आपने बाहर के इसमें भी खेला, तो टैलेंट के मुकाबले में आपने क्या पाया? कश्मीर में कितना टैलेंट है इस गेम के हवाले से और बाहर कितना टैलेंट है? सर कश्मीर में भी बहुत ही अच्छा टैलेंट है। अगर यहाँ पर भी साई या रजिस्ट्रेशन कैंप हो जाए तो कश्मीर में बहुत मौतें हुई हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो जो एक्टिव केसेस 1,43,000 थे वो 1,49,000 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिव केसेस में भी गिरावट आई है और लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी गिरावट की तरफ जा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे वो भी गिरावट की ओर बढ़ गए हैं। जहां पर 1300-1200 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे वहीं 800 केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी राहत है, डॉक्टर्स के लिए राहत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से केसेस कम आ रहे हैं तो इससे माना जा रहा है कि जो खतरा अभी 1-2 हफ्ते से लगा हुआ था और जिस तरीके से केसेस में उछाल आ रही थी वो कम हो गया है। तो लोगों को पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बीच में कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो रहे थे लेकिन एक बार फिर से लोगों ने एहतियात रखना शुरू कर दिया। तो कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।